बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। सौरभ शर्मा आपके साथ बातें करेंगे, खोल के वो बताएंगे जो कोई और नहीं बताता। और आज तो ऐसी बहुत सारी बातें आपको बताने के लिए प्रदीप सिंह जी प्रोग्राम में आ चुके हैं। सर बहुत स्वागत आपका। अनंत विजय जी हमारे साथ हैं। सर बहुत स्वागत आपका भी। आज टाइम से पहले सब ठीक, सब एकदम बढ़िया। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर जी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत आपका भी। आज दो बातें करेंगे आपसे, एक आज की खबर की और आज उस खबर से एक विचार निकला है उसकी। पहली खबर तो ये कि आज होम मिनिस्टर ने जो 3 बिल पेश किए हैं पार्लियामेंट के अंदर, सीधी सी बात, अगर कोई व्यक्ति 5 साल से ज़्यादा अपराध का प्रावधान वाले आरोप में पकड़ा जाता है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, देश का केंद्रीय मंत्री हो, राज्य का मुख्यमंत्री हो, किसी यूनियन टेरिटरी का मुख्यमंत्री या मंत्री हो, 30 दिन के अंदर अगर बेल नहीं मिली तो उसको उसका अपना पद छोड़ना पड़ेगा। बड़ी बात यह कि इस कानून में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पद को भी शामिल किया है। और इसको लेकर के जो रिएक्शन आ रहे हैं, रिएक्शन, देश में जुडिशरी खत्म हो जाएगी, ईडी जल्लाद बन जाएगी, देश में लोकतंत्र की एक बार पता नहीं शायद 147वीं बार हत्या हो गई है। तो ये सारी बातें आ रही हैं। और इसके अलावा बड़ी बात इंपॉर्टेंट, ये देवेंद्र यहां बैठे हैं, ये प्रत्यक्षदर्शी हैं उसके, ये आपको बताएंगे पार्लियामेंट में ये बिल इंट्रोड्यूस होने के बाद जो हुआ, इसके बहुत ज्यादा सानी मिलते नहीं हैं। कागज उछाले जा रहे हैं, माइक पकड़े जा रहे हैं। बता यहां जो बोल रहा है सत्ता पक्ष की तरफ से, वैसे तो शायद सिर्फ होम मिनिस्टर ही बोले और तो किसी को मौका नहीं मिला, उनकी तरफ दौड़ रहे हैं। कोशिश ये थी कि किसी भी कीमत पर यह बिल इंट्रोड्यूस ही ना हो। जबकि स्पीकर ने बिल इंट्रोडक्शन के तुरंत बाद विपक्ष की तरफ से लोगों को बोलने का मौका दिया। केसी वेणुगोपाल भी बोले, ओवैसी भी बोले, मनीष तिवारी भी बोले, समाजवादी पार्टी के सांसद भी बोले, उनको पूरा मौका दिया। और सरकार कह रही है ये बिल तो हम जेपीसी को दे रहे हैं, दे दिया है जेपीसी को, तो आज तो कोई इस पर कोई वोटिंग तो होनी नहीं थी। फिर इतना हंगामा क्यों? ऐसा लगा जैसे आज विपक्ष के लिए करो मरो की बात होगी। आज अगर ये बिल जो है टेबल हो गया तो जाने क्या हो जाएगा, जाने सारा विपक्ष जेल में डाल दिया जाएगा, ऐसी आशंकाएं जताई गई हैं। तो उस पर हम बात करेंगे। और जो मैं आपसे कह रहा था एक लार्जर विचार, वो ये कि नरेंद्र मोदी का ये तीसरा टर्म, संख्या के लिहाज से उनका सबसे कमजोर टर्म 240 वाला, क्या काम के लिहाज से उनका सबसे मजबूत टर्म होने जा रहा है। सोचिए ना, इस टर्म में मोदी जी क्या क्या काम कर रहे हैं। शुरुआत कहां से की? वक्फ बिल से, फिर 1 नेशन 1 इलेक्शन, ये वाला कानून आ गया। वुमेन्स रिजर्वेशन की सारी रूपरेखा इसी बार रखी जाएगी। इसके अलावा कास्ट सेंसस होगा, सेंसस के साथ यूसीसी पर सरकार आगे बढ़ गई है। इतने सारे काम इस टर्म में हो रहे हैं, जो टर्म नंबर के लिहाज से सबसे वीक है उनका। और आप इतिहास निकाल के देख लीजिए, मल्टीपल टर्म्स किसी भी राज्य में किसी को मिले हों या सेंटर में किसी को मिले हों, करप्शन का कोई ना कोई दाग लगता है हर सरकार के ऊपर, कोई ना कोई स्कैंडल चिपकता है। इंदिरा गांधी नहीं बची संजय गांधी की वजह से, राजीव गांधी के 5 साल के टर्म में बोफोर्स में घिर गए, मनमोहन सिंह यूपीए 2 में घिर गए, राज्यों में आप देख लीजिए तमाम तरीके के आरोप। ये तीसरा टर्म होने आ गया सर, 12वां साल शुरू हो गया है। एक दाग इस सरकार के ऊपर या इस आदमी के ऊपर लगा नहीं है, चाहे जितनी कोशिश हो। तो क्या 2029 के चुनाव में जाते हुए नरेंद्र मोदी की जो मार्कशीट होगी उसमें क्या क्या जुड़ा होगा सोचिए। और अपोजिशन के पास कहने के लिए क्या है? वोट चोरी हो रहा है। यही मुद्दा है इन 5 सालों का ऑपोजिशन का। तो पहले सर एक बार जरा पता कर लें आज क्या हुआ, क्या पार्लियामेंट के अंदर इतना हंगामा किस बात का था। बिल्कुल साहब, जैसा कि आपने बताया कि बिल के साथ ही उस प्रस्ताव में यह था कि भाई इस बिल को हम कमेटी में भेजेंगे। लेकिन गृहमंत्री अमित शाह जब सदन में पहुंचे 2 बजे बोलने के लिए, बिल को रखने के लिए, इंट्रोड्यूस करने के लिए, तो उससे पहले ही उनके पहुंचने के साथ अपोजिशन के सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया था। उसके बाद जब वो बोलना शुरू किए तो टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी उसमें सबसे ज़्यादा मुखर थे। कांग्रेस के सांसद वो लगातार शोर करते रहे और कल्याण बनर्जी की कोशिश ये थी कि माइक की तरफ जाके नज़दीक में बोले। और उसके बाद पूरा जब अपोजिशन को बोलने का स्पीकर ने मौका दिया तो जो भी वक्ता बोल रहे थे कल्याण बनर्जी उनके तरफ जा रहे थे ताकि उनकी आवाज़ माइक से जाए कि भाई वो इसका किस कदर विरोध कर रहे हैं। और टीएमसी, कांग्रेस, सभी सांसद लगातार शोर और नारेबाजी कर रहे थे। उसी शोर और नारेबाजी में ये भी हुआ कि केसी वेणुगोपाल जो कि कांग्रेस के इतने बड़े नेता हैं, उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह पे सवाल खड़े कर दिया, व्यक्तिगत टिप्पणी कर दी नैतिकता को लेके कि आपके ऊपर जब मुकदमा था। गृहमंत्री ने वहाँ ये बताया कि मेरे ऊपर जब मुकदमा था तो मैंने सब चीज़ से इस्तीफ़ा दे दिया था और तब तक नहीं आया पद पे जब तक कोर्ट ने मुझे इस टिप्पणी के साथ कि आप जो आरोप लगा था वो राजनीतिक वेंडेटा के तहत था, यानी कि राजनीतिक साजिश के तहत अमित शाह के ऊपर आरोप लगाया गया था। इस तरह के जजमेंट, जिस जज ने जजमेंट दिया वो कांग्रेस के एक नेता के बेटे थे। तो आप समझ सकते हैं कि उस तरह की चीज़ को उन्होंने वहाँ भी बताया कि भाई, और दूसरी चीज़ उन्होंने कही कि इसको तो कमेटी में ही भेजना है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑलरेडी प्रचार, फिर इतना हंगामा क्यों। लेकिन स्थिति ऐसी थी सौरभ, बहुत चीज़ें तो टीवी पे आप नहीं देखे पाए होंगे
बिल की कॉपी ना सिर्फ फाड़ी जा रही थी बल्कि बहुत एग्रेसिव वे में फिजिकली आगे बढ़ा जा रहा था। उसके बाद फिर बीजेपी के नेता, चाहे रवनीत बिट्टू की बात कर लें, सतीश गौतम की बात कर लें, कमलेश पासवान की बात कर लें, ये सब लोग आगे आए। उनको ये लगा कि ऐसा ना हो कि गृहमंत्री अमित शाह के बहुत नज़दीक के लोग चले जा रहे हैं, बिल की कॉपी फाड़ के उनकी तरफ उड़ा रहे थे। और जब हाउस की कार्रवाई एडजर्न हो गई उसके बाद भी गहमा गहमी काफ़ी ज़्यादा जारी थी। और हाल के दिनों में पिछले कई सेशन में ऐसी गर्माहट मैंने हाउस में नहीं देखी थी। सर, अब एक सवाल जो ऑपोजिशन पूछ रहा है, क्यों सवाल है, क्यों लाया जा रहा है ये बिल, क्या जरूरत है? सवाल यह है कि क्यों नहीं। अरविंद केजरीवाल का जब मामला आया तब सुप्रीम कोर्ट को भी ये पता चला कि एक ग्रे एरिया है, ये मामला छूट गया संविधान सभा से, संविधान इसके बारे में चुप है। ये तो है कि अगर आप जेल चले जाएंगे तो फिर वहाँ से सरकार नहीं चला सकते, तो अरविंद केजरीवाल को कह दिया कि आप सरकार नहीं चला सकते जेल से, ऐसा कोई प्रावधान जो है संविधान में नहीं है। लेकिन आप जेल चले जाएंगे तो आपको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। ये संविधान निर्माताओं की कल्पना में ही नहीं रहा होगा कि कोई मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जो भी पद पर है वो जेल चला जाएगा भ्रष्टाचार या इस तरह के किसी गंभीर आरोप में, और वो अपने पद पर बना रहना चाहेगा। तो उसी समय ये बात थी कि सरकार जो है इस पर उसको कोई कानून बनाना चाहिए, स्पष्टता आनी चाहिए। तो इसके लिए ये कानून बना है कि और 30 दिन का, ये भी नहीं है कि आप गिरफ्तार हुए और आपको इस्तीफा देना है, और ये भी नहीं है कि आपका इस्तीफा हो गया तो परमानेंट हो गया। आपको बेल मिल गई, आप बाहर आ गए तो आप फिर से रीइंस्टेट हो सकते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए जो है इससे ज़्यादा जो है न्यायप्रिय बात और क्या हो सकती है कि आप पर आरोप लगा। पहली बात तो यह है, ये जो आरोप लग रहा है कि ईडी जो है जेल भेज देगी, सबको जेल भिजवा देंगे। जेल कोई जांच एजेंसी नहीं भेजती। जांच एजेंसी जांच करके अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश करती। ये कहा जा रहा है कि ईडी जैसी एजेंसी है 30 दिन के लिए तो किसी को भी धर लेगी, और आप किसी भी मुख्यमंत्री को डाल दो 30 दिन के लिए जेल में। लिए नहीं, 30 मिनट के लिए भी धरने के लिए अदालत की मंजूरी जरूरी है, उसके बिना नहीं हो सकता। ऐसे प्रोविजंस हैं जो है, वो चाहे आप एनएसए की बात कर लें या ईडी के कानून में है कि आपको जल्दी बेल नहीं मिलेगी, लेकिन उसमें भी अदालत इंटरवीन करती है। ये अदालत के विवेक पर है, वो केस की मेरिट देखती है, प्राइमा फेसी केस क्या बनता है उसके आधार पर तय करती है कि आपको पुलिस रिमांड में भेजा जाए या जुडिशियल रिमांड में भेजा जाए। तो ये कानून बनना तो बहुत ज़रूरी था। और ये जो आशंका कि जो है सबको जेल भेज दिया जाएगा, आशंका पर आप बात करेंगे या जो कुछ हो चुका है प्रैक्टिकली उस पर? इमरजेंसी में कौन से मुकदमे के तहत जो है सारे नेताओं को जेल भेजा? इस बिल का श्रेय अरविंद केजरीवाल जी को ही दिया जाएगा ना पूरा? अरविंद केजरीवालों को दिया जाएगा, मैं कहूंगा, केवल अरविंद केजरीवाल नहीं, वो और आने जो वाले भी ऐसे हैं या हो नहीं। आप सेंथिल बालाजी, उनको क्यों भूल जाए? और जिस नेता के खिलाफ ऐसा होगा, भाई वो उदाहरण प्रस्तुत कर दिया ना अरविंद केजरीवाल ने कि 155-56 दिन जेल में रहकर भी मुख्यमंत्री बने रहे। इस तरह का उदाहरण तो भारत के इतिहास में कोई दूसरा है नहीं। इससे पहले जिन पर भी आरोप लगा, जेल जाने से पहले उन्होंने इस्तीफा दिया। आपको चाहे जयललिता हो, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, हाँ, सबने दिया। ये पहले अरविंद केजरीवाल ही थे जिन्होंने। एकदम सौरभ, सत्ता के गलियारे में ये उसी समय अरविंद केजरीवाल जब जेल गए थे ना, तब ये बात होनी शुरू हो गई कि इस तरह की शब्द का इस्तेमाल किया जाता था कि इस तरह की निर्लजता की कल्पना तब के संविधान निर्माताओं ने नहीं की थी, इसके चलते ऐसा प्रावधान नहीं आ पाया। और उस समय ये समझ में आने लगा था और ये बात होती थी कि भाई इस तरह के कानून को बनाए जाने की ज़रूरत है, जिसके लिए बनाया गया। और आज ये नैरेटिव बार बार गृहमंत्री अमित शाह ने भी ये कहा कि एक तरफ इंदिरा गांधी थी प्रधानमंत्री के तौर पर कि अपनी संसदीय सीट पे कोर्ट के ऑर्डर को रोकने के लिए संविधान संशोधन किया, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो कि अपने आप को संविधान और कानून के हवाले करने के लिए संविधान संशोधन। मैं बता देता हूं, अमित शाह जी ने पोस्ट करके सर 2-3 बातें कही हैं इंपॉर्टेंट। पहले उन्होंने कहा कि मैंने ये बिल रखा है, इसका उद्देश्य जो है वो नैतिकता के स्तर को ऊपर उठाना है। फिर उन्होंने कहा कोई व्यक्ति गिरफ्तार होकर जेल से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या राज्य का मंत्री नहीं रहेगा। संविधान निर्माताओं ने जब ये कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसी परिस्थिति आएगी, इसलिए हमको लाना पड़ रहा है। फिर उन्होंने ये कहा कि आपको 30 दिन के अंदर 30 दिन बेल लेने के लिए दिए गए। बेल ले लीजिए, बाहर आ जाइए, आप फिर से बन जाइए, चाहे आपको पीएम बनना हो, चाहे सीएम बनना हो। जो आप बात कर रहे थे ये इंदिरा गांधी जी के रेफरेंस वाली, वो इंपॉर्टेंट है, वो देश को भी जानना चाहिए।
उन्होंने कहा कि एक और प्रधानमंत्री जी ने अपने आप को कानून के दायरे में ला करके संविधान संशोधन पेश किया है। दूसरी ओर याद है इस देश को जब इसी महान सदन में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संविधान संशोधन 39 से प्रधानमंत्री को ऐसा विशेष अधिकार दिया कि प्रधानमंत्री के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती थी। ये क्या है संविधान संशोधन 39? नहीं, केवल उनके खिलाफ नहीं, ये प्रोविजन किया गया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर, इन चारों के खिलाफ किसी न्यायालय में कोई केस नहीं चल सकता। और ये जब एक बात, ये तब हुआ जब वो डिस्क्वालीफाई हो गई थी। डिस्क्वालीफाई किया गया, उसका फैसला ये कहा, कानून बनाया गया कि नहीं हो सकता, ये कानून बना दिया नहीं हो सकता, तो ये तो पहले से हो चुका था, तो कहा ये पिछली तारीख से लागू होगा। मतलब कानून में ये व्यवस्था नहीं है। वोडाफोन का ये आपको इमरजेंसी लागू करने के बाद उन्होंने पारित किया था सर। हाई कोर्ट से डिसीजन आ गया, सुप्रीम कोर्ट में जाना था, हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था। उस बीच की बात। तो वो ये कह रहे हैं कि एक वो प्रधानमंत्री थी, एक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। नहीं, बात तो ठीक ही कर रहे हैं, लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि राहुल गांधी को क्या हो गया। वैसे 30 दिन की मोहलत दे दी है इन्होंने। भाई 30 दिन तो जेल से भी सरकार चला ही सकते हैं आप, तो ज्यादा घबरा सरकार नहीं चला सकते, मतलब मुख्यमंत्री पद रह पर रह सकते। सरकार चला ही रहे थे दिल्ली में सर, नहीं चली ना। चलिए पद पर रह सकते। सरकार 25 दिन का ही तो सरकार चलाने के लिए कैबिनेट की मीटिंग जरूरी है। 25, वो भी कोशिश तो हुई, कर ही लेते सर, वो भी तो कोशिश हुई थी। 25 दिन का ही तो झंझट है सर। 30 दिन तो जेल से भी कर सकते हो आप। अब 55 दिन का रिकॉर्ड है, वो 56 दिन का, तो 26 दिन ही मतलब परेशानी है। 30 दिन खूब पैसे कमाओ, खूब जेल में रहो, 30 दिन चलाओ सरकार। अब मुझे तो ये भी लग रहा है कि ये भी तो हो सकता है कि 30 दिन जेल में है, इस्तीफा दे दिया, ठीक, 30 दिन के बाद ही देंगे ना। लेकिन 31वें दिन से मान लिया जाएगा कि हो गया इस्तीफा। मैं ये सोच रहा हूं कि राहुल गांधी को क्या हुआ। 2013 में जो शख्स कुर्ते की आस्तीन चढ़ाकर ऑर्डिनेंस फाड़ता था कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि 2 साल की जिसको सजा होगी, 2 साल की, उसकी सदस्यता इमीडिएट चली जाएगी। उसके विरुद्ध मनमोहन सिंह जब 2013 में ऑर्डिनेंस लेके आए थे, बड़ा फेमस है वो, प्रेस क्लब में जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। 2 साल से 30 दिन पार्टी जा कहां रही है? क्या उस पार्टी में सोचने विचारने वाले लोग बचे नहीं, या उस पार्टी में सिर्फ एक ऐसे फॉल्स ईगो और फॉल्स नैरेटिव को चलाने वाले लोग आसपास जुड़ गए हैं? अब वो देवेंद्र जी जो कह रहे थे, वेणुगोपाल जो उनके सबसे करीबी माने जाते हैं, उन्होंने अमित शाह को कहा आप तो अरेस्ट हो गए थे। अमित शाह ने कहा उस बात को कि हमें तो जब अदालत ने, उन्होंने, मैं दोहराने की जरूरत नहीं है, सब जगह चल भी रहा। तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को तो, राहुल गांधी वाली कांग्रेस पार्टी को तो इस सरकार का समर्थन करना चाहिए। आप अपने 12 साल पूर्व किए गए कृत्य को भुला दिया। ये विचार करने वाली बात है। राहुल गांधी ने ऑर्डिनेंस क्यों फाड़ा था? उसमें यही तो प्रोविजन था, लालू यादव को उस समय जेल जाने से बचाने के लिए। भाई 2 साल एग्जैक्टली क्या था? 2 साल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था कि 2 साल में अगर कोई किसी को सजा दे दी जाएगी तो ऑटोमेटिक उसकी सदस्यता चली जाएगी। इसमें लालू जी फंस रहे थे। तो मनमोहन सिंह जी की सरकार ऑर्डिनेंस लेके आ गई उसके खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ। अब यहां भी देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को यहां भी वही इंदिरा गांधी वाली जो लिगेसी है वो भी मिलती है कहीं ना कहीं से आके। चलो उस लिगेसी को हम 1 मिनट के लिए भूल भी जाएं, लेकिन जिसके लिए आपको उस समय कहा गया था राहुल गांधी हैज अराइव्ड, और बड़ी बड़े अखबारों में फोटो छपे थे उनके, पत्रिकाओं ने लिखा था कि फ्यूचर लीडर ऑफ इंडिया। सही बात है। अब वो फ्यूचर लीडर कैसे पीछे जा रहा है? मतलब आपको स्टेटमेंट बताता हूँ। प्रियंका गांधी जी ने ये कहा कि कल को किसी भी मुख्यमंत्री पर मामला डाल दोगे, 30 दिन के लिए जेल में डाल दोगे, ड्रैकोनियन कानून है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है। किसी वेणुगोपाल का आपने बता ही दिया। ओवैसी साहब ने कहा इससे तो जो हमारे, इससे पुलिस स्टेट बन जाएगी और जो एजेंसियां हैं, इन एजेंसियों को ही न्यायाधीश और जल्लाद बना दिया जाएगा। ममता बनर्जी ने बहुत लंबा चौड़ा लिखा इसके ऊपर। उन्होंने कहा कि ये डेथ नेल है भारत की डेमोक्रेसी के लिए, मतलब ताबूत में आखिरी कील है भारत के लोकतंत्र की, इसके बाद लोकतंत्र बचेगा नहीं। और उन्होंने कहा इससे सबसे पहले हमारी जुडिशरी की स्वतंत्रता खत्म की जा रही है। जुडिशरी की स्वतंत्रता कैसे आ गई सर इसमें?
कहीं से नहीं आती। जुडिशरी को ही स्वतंत्रता दी गई कि आप अगर 30 दिन में या उससे पहले बेल दे देते हैं तो रीइंस्टेट हो सकता है। तो और जेल जाएगा कि नहीं ये फैसला भी जुडिशरी करेगी, न तो जांच एजेंसी करेगी न सरकार करेगी। तो सवाल यह है कि जिन लोगों ने जुडिशरी को सबसर्विएंट बनाने की कोशिश की, इंदिरा गांधी ने लोकसभा में खड़े होकर कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट बताएगा कि हम सरकार कैसे चलाएंगे। कानून मंत्री हंसराज भारद्वाज थे, उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में कहा था उनकी जाति का नाम लेकर कि अब तेली तमोली जो है देश चलाएंगे। अच्छा, तो ये सब कांग्रेस पार्टी ये सब पाप कर चुकी है। कैसे कैसे लोगों को किस तरह से जज बनाया। कमिटेड जुडिशरी की बात इंदिरा गांधी ने की कि जो है सरकार की नीतियों के प्रति कमिटेड होना चाहिए जजेस को और न्यायपालिका को, नहीं तो सरकार कैसे चलेगी। अगर न्यायपालिका अड़ंगा लगाती रहेगी सरकार के काम में तो सरकार फिर काम कैसे करेगी। वो लोग आज जुडिशरी की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, तो ये सुनने में जो है थोड़ा ये गले के नीचे उतरता नहीं। दरअसल क्या है कि इस समय हताशा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है विपक्ष की। उनको लग रहा 11 साल हो गए सत्ता से बाहर रहते हुए, तो वो जल में बिन मछली की तरह से तड़प रहे हैं। दूसरा, उससे बड़ी बात जो है उनको उम्मीद नहीं नज़र आ रही कि आगे जो है कोई उम्मीद है। मतलब अगर मरीचिका भी नजर आती तो भी शायद इतना इस तरह का व्यवहार न होता। अरे अब शशि थरूर साहब का कुछ करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे हैं आप? उन्होंने आज भी कह दिया, बोले तो कॉमन सेंस है, कोई आदमी जेल में रह करके सरकार के मंत्री क्यों बना रहेगा। कह रहे तो इसका विरोध करना बड़ा मुश्किल है। शशि थरूर ने यह कहा, उनका पार्टी प्रेसिडेंट प्रियंका गांधी, राहुल गांधी का अब मैंने स्टेटमेंट सुना नहीं, खड़गे साहब सब बोल रहे हैं, केसी वेणुगोपाल ने विरोध किया बाहर, वो कह रहे हैं ये तो कॉमन सेंस है। इसका विरोध किस बेसिस पर करोगे तुम? किसी व्यक्ति को एजेंसी ने पकड़ा हुआ है, वो कह रहा है मैं पीएम सीएम बना रहूंगा, तो ये अजीब बात है। लेकिन एक नहीं, केसी वेणुगोपाल ने एक बात और कही, वो इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा ये बिल एक्चुअली विपक्ष के साथ साथ नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को टारगेट करने के लिए है। संभल के रहना तुम, 3.5 साल है। उन लोगों के निशाने पे ये दोनों तो लगातार अपोजिशन के निशाने पे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये सॉफ्ट टारगेट हो सकते हैं। किसी तरह से इन दोनों का हृदय परिवर्तन हो, मन परिवर्तन हो, तो शायद अपोजिशन को वो मिल जाए जो कि वो चाहते हैं। लेकिन ईडी के केस के हिसाब से अगर आप देखें, इसी अगस्त में ही ना किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी कि यू कांट एक्ट लाइक ए क्रुक, ईडी को ही बोला था। तो यू आर क्रॉसिंग ऑल लिमिट्स। हाँ, और उसमें ऐसा कई बार हो चुका है, 1-2 केस में नहीं हुआ है। मतलब पिछले 10-12 मामले में आप देखें तो ईडी को जम के फटकार लगती है कोर्ट के मार्फत। तो अगर जांच एजेंसी कुछ गलत करे तो उसके लिए कोर्ट है ना। अब कोर्ट को भी आप मान लोगे कि हाँ भाई कोर्ट भी वैसा ही है, तो फिर तो कुछ लेकिन देवेंद्र ये बात तो सही है ना, जो ईडी के फेर में फंसा वो कहाँ निकला है जल्दी। हाँ, लेकिन कोर्ट से जब लगेगी फटकार तो आपको बिल नहीं मिलेगा 1 महीने में। आप ये भी मान ले रहे हैं कोर्ट भी मैनेज हो जाएगा, ये कैसे मतलब क्या मतलब है इसका। और उस हिसाब से तो फिर कोई कानून ही नहीं बनना चाहिए। अगर ईडी कुछ गलती कर रही है, दिग्विजय सिंह ने जब सीबीआई को लेकर कहा था कि हमारे पास सीबीआई है, मंच से कहा था ना, क्या मतलब था उसका। तो ये तो आप आरोप लगते रहा है कि सरकारें एजेंसीज का मिसयूज कर सकती हैं, लेकिन कोर्ट है उसके लिए। ईडी के फेर की जो आप बात कह रहे हैं, जो प्रोविजंस हैं जिनकी आलोचना हो रही है, ये कांग्रेस की सरकार के बनाए हुए सेक्शन 45 हाँ बोला जाता है ना। और जो काम आज ईडी कर रही है वो उस समय सीबीआई करती थी भाई। रंजीत कुमार होते थे सीबीआई के, आपको याद होगा जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप तोता हो, पैरट हो। आपको ईडी ऐसा काम करती है? नहीं, मतलब जो काम उस समय मंच से कहा जा रहा था वो ईडी को कहा जा रहा है, उस तरह के आरोप मतलब एजेंसी से शिफ्ट हुई है। वैसे राहुल जी ने आज फिर डिक्लेयर कर दिया कि देश में सिस्टम नहीं है, सिस्टम खत्म हो चुका है। हाँ, अब इनका है आसाम लूट लो, बंगाल लूट लो, केरल लूट लो, वोट चोरी कर रहे हैं, कोई भी चुनाव लूट लेंगे ये तो उन्होंने आज ये डिक्लेयर किया। फिर उन्होंने एक बहुत विचार उत्तेजक बात कही। सर कितना बड़ा शब्द बोला मैंने, बहुत बढ़िया। उन्होंने कहा अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम एक ऑल्टरनेट विजन पेश करें देश की जनता के सामने। तो विजन तो पेश कर दो भाई, विजन तो पेश करो, कहने से थोड़ी होगा। विजन तो इस देश में किसानों को 7,000 रुपए महीने देने का भी विजन आया था। किसानों ने 2,000 रुपए लेना मंजूर किया, 7,000 पे नहीं गए। तो विजन प्रस्तुत करना बैक्ड बाय योर क्रेडिबिलिटी है ना।
तो आपकी क्रेडिबिलिटी बनानी पड़ेगी। क्रेडिबिलिटी में क्या कमी है सर? क्रेडिबिलिटी अभी खबर नहीं देखी आपने? कर्नाटक की सरकार के पास पैसे नहीं है, लेकिन उधार लेके स्कीम पूरी कर रही है। करने दो सर, मैं तो ये कह रहा हूँ क्रेडिबिलिटी ऐसे थोड़ी बनती है कि आप राजीव प्रताप रूडी को संसद में पकड़ के कांग्रेचुलेशंस राजीव कह के आपको लगता है कि आपने बड़ा राजनीतिक दांव चल दिया। ऐसे नहीं होता सर। तो ये शिकायत रूडी जी से कीजिए ना। नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि ये बड़ी चलते चलते बेचारे रूडी जी भाग रहे थे। तो मुझे ये लग रहा है कि ये बड़ी बचकानी सी राजनीति करते हैं। नरेंद्र मोदी जैसा कद्दावर और जिसको अगर खाटी हिंदी में कहें तो खुर्राट राजनीतिज्ञ जो 24 घंटे राजनीति करता है, उठते बैठते सोते जागते, बैक्ड बाय अमित शाह जो उनके डूअर कह सकते हैं उनको, बावजूद इसके आप ऐसे फ्रिवोलस टॉपिक्स लेके आते हैं। आप ये वोट चोरी हल्ला करते हैं, आप एक महिला को खड़ा करते हैं। वो मतलब इतना तो कर लो यार कि वो महिला कम से कम ना बोले। कोई जेन्युइन केस लेके आओ। अरे मतलब ऐसा तो है नहीं कि मिलेगा नहीं, मैंने तो सर ये भी सुना कि जिन 7 लोगों को चाय पिलाए उनके 5 के वोटर लिस्ट में नाम है। तो अब चलिए आप जो दूसरा विषय जो लार्जर इशू कह रहा था उस पर आते हैं। क्या नरेंद्र मोदी, एक तो सब लोग ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को केवल सत्ता नहीं चाहिए, इतिहास चाहिए, इतिहास में नाम चाहिए। और इतिहास में नाम तो हो ही गया, 15 कर चुके हैं, 15 साल आप चीफ पीएम रह लेंगे। मगर क्या ये तीसरा टर्म इनका सबसे मजबूत, काम के लिहाज से सबसे मजबूत और बड़ा टर्म गिना जाएगा सर? अब आप देखिए कि एक सरकार जो माइनॉरिटी में है वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पेश कर रही है। इससे बड़ी सरकार की ताकत का क्या अंदाजा हो सकता है? ये आपके अंदर का कॉन्फिडेंस है कि हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं और हमको इस पर समर्थन मिलेगा। तो माइनॉरिटी मतलब आप नॉर्मल मेजॉरिटी उसकी बात कर रहे हैं कि नॉर्मल मेजॉरिटी तो है नहीं, 2/3 मेजॉरिटी से प्रस्ताव पास कराने के लिए लेकर आ रहे हैं। तो ये होमवर्क पहले करके रखते हैं, होमवर्क पहले करके रखते हैं, बिल्कुल बहुत पहले से करके रखते हैं और तैयारी करके रखते हैं। ऐसा नहीं है कि जो है उन्होंने ऐसे इंट्रोड्यूस कर दिया कि अच्छा देखेंगे उस समय बात कर लेंगे, और सब कुछ तैयारी करके तब होता है। जब लास्ट मिनट के डिटेल्स तक आ जाते हैं तब वो अगला स्टेप उठाते हैं। वो चाहे आप 370 का मामला देख लीजिए, चाहे दूसरे मामले देख लीजिए, चाहे जीएसटी देख लीजिए। जीएसटी जब इतनी फ्रैगमेंटेड थी पॉलिटिक्स, उस समय लगभग कंसेंसस से जीएसटी का बिल जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, और वो भी राज्य अपना जो आर्थिक वित्तीय अधिकार है वो छोड़ने को तैयार हो गए। और विपक्षी दल उस समय तो कांग्रेस बीजेपी की उतनी सरकारें भी नहीं थी राज्यों में, फिर भी तैयार हो गए। तो वो इसलिए नहीं तैयार हो गए कि उनको नरेंद्र मोदी से कोई प्रेम था या सोनिया गांधी से कोई नाराजगी थी। वो तैयार हो गए कि उनको दिख रहा था कि इसमें भविष्य का रास्ता सही दिशा में। सर इसमें एक थॉट ये भी है कि क्या ये 240 का असर है? भाई ये लगा कि भाई जिस देश में चमड़े का सिक्का भी चल गया हो कभी और संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, अभी चली गया एक सेक्शन में तो चली गया, तो कोई भरोसा नहीं है। अब जो मिला है 5 साल सब निपटाओ इसके अंदर, ये सोच तो नहीं है? ये सोच तो एक सर सौरभ, अगर आप देखो कि नंबर्स के हिसाब से बाकी लोग देखते होंगे, बाकी लोग आकलन करते होंगे, प्रधानमंत्री के स्तर पे आप देखें या गृह मंत्री अमित शाह के स्तर पे देखें, तो किसी भी लेवल पे कभी ये फील नहीं हुआ कि जब 303 वाली सरकार थी तब ज़्यादा मजबूत थी, 240 वाली कम थी। वो एक कंटिन्यूटी नज़र आता है एक्शन में भी, सोच में भी। जैसे इस बिल के हिसाब से भी अगर आप देखें तो जैसे इस बिल को लेके पूछा गया सरकार के किसी व्यक्ति से कि सर अगर नहीं पास हुआ तो उनका सीधा ये कहना था कि भाई हमें नैतिकता के आधार पर इस काम को करना था। उम्मीद कर रहे हैं कि सांसद इस बिल को पास कराएंगे, उसी हिसाब से पास कराएंगे जैसे कराना था। अगर नहीं कराए तो अपोजिशन जनता की नज़र में किस रूप में एक्सपोज होगा? तो उनके लिए तो विन विन सिचुएशन है ना, कि अगर बिल पास हो गया, जो कि होने की पूरी उम्मीद रहेगी, तो बहुत अच्छा, क्योंकि जेपीसी के बाद जब आएगा तो जाहिर तौर पे इसके बहुत सारे सेफगार्ड्स वगैरह सारी चीज़ें इसमें आएंगी जो भी वो लोग लेके आना चाहें, लेकिन जो मूल आत्मा है उसको उसके साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ऐसा हमें सरकार के द्वारा पता चला। लेकिन अगर इन वर्स्ट कंडीशन अगर नंबर गेम में ये फंस के अटकता है तो वहाँ भी आप सोचिए ना कि जनता को ये लगेगा ना कि यार करप्शन के आधार पे करप्शन को कंट्रोल करने के लिए कोई चीज़ की जा रही है, नैतिकता के उच्च मानदंड के लिए कोई चीज़ की जा रही है, प्रधानमंत्री खुद भी जिसमें अपने आप को उसमें रख रहे हैं वो चीज़ की जा रही है, इस पर भी आप ऑब्जेक्शन कर रहे हो। इसको अपोज कैसे करोगे? इसको किस मुँह से करेंगे आप? तो वो दलों के लिए भी आसान नहीं होगा। और वो अभी आज ही आप देखें तो अपोजिशन एक्सपोज हो रहा है ना कि अगर वो कमेटी में जा रहा है तो तथ्य के आधार पर बात करो।
इस रूप में फाड़ना, फेंकना, हंगामा करना, ऑलमोस्ट फिजिकल फाइटिंग का कंडीशन क्रिएट करना, तो वो जनता के नज़र में तो वो गड़बड़ जाएगा। तो मतलब नरेंद्र मोदी अमित शाह को नहीं फर्क पड़ता 240 है कि 300 है? बिल्कुल नहीं। वो मुझे किसी लेवल पे सौरभ कभी ये नहीं लगा कि इस नंबर को लेके कहीं कुछ लग रहा हो कि अरे नंबर ऐसा आ गया है तो ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। वो एक कंटिन्यूटी में अपना काम वो लोग कर रहे हैं। सर ये इस टर्म में जो काम हो रहे हैं उस पर क्या कहना है? मुझे तो सिर्फ केंद्र में ही काम नहीं सर, राज्यों में भी उसी स्तर पर काम हो रहे हैं, और जो राज्यों में काम हो रहे हैं वो केंद्र की बगैर उसके नहीं हो रहा है। अब आप उत्तराखंड में ही देखो, एक बड़ी खबर है जो आज इस संसद के शोर शराबे में दब गई। जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन बिल आज उत्तराखंड ने पास किया है कि अब सारे मदरसों को रजिस्टर कराना होगा। मदरसा बोर्ड बंद। मदरसा बोर्ड बंद। और इससे फायदा क्या हो रहा है? सारे अल्पसंख्यकों का फायदा हो रहा है, जो जैन, बौद्ध, ईसाई और वो एक ही अम्ब्रेला में आ गए। एक ही अम्ब्रेला में सब आ गए, और सबको रजिस्टर कराना पड़ेगा सरकार के लिए, कोई प्राइवेट बोर्ड नहीं होगा। तो सिर्फ केंद्र के स्तर पर 240 लेके सुधार नहीं हो रहे हैं। जितने रिफॉर्म्स रिक्वायर्ड थे आजादी के बाद, वो सब, यूसीसी भी पहले कहाँ आया? उत्तराखंड में देखो, उत्तराखंड में उन्होंने पास कर लिया यूसीसी। अब लोगों को ये तय लगने लगा कि कहीं देश भर में सारे राज्यों को अलग अलग से ना कर दें। ये मदरसा वाला काम इतना बड़ा काम है, ये काम जो 30 दिन में जेल से अंदर नहीं जाना है। तो जहाँ तक जो आपका पहला प्रश्न था कि इतिहास पुरुष तो बन गए वो। राजनीति में इतिहास में लोग अपने फैसलों से जाने जाते हैं, अपने निर्णयों से जाने जाते हैं। और नरेंद्र मोदी के खाते में इतने निर्णय आ गए 2014 के बाद से। राष्ट्रीय शिक्षा नीति आप देखो, वही मतलब जो लाल किले की प्राचीर से उन्होंने पंच प्रण दिए थे, आप अगर जोड़ोगे तो कहीं ना कहीं से सब कुछ उसी आधार पर होता दिख रहा है। कॉलोनियल माइंडसेट से मुक्ति, विरासत पर गर्व, तो सारी चीज़ों को अगर मिलाकर हम देखें तो नरेंद्र मोदी जिस तरह से फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रहे हैं, और उनका जो ओपनिंग पार्टनर है दूसरे एंड पे खेलने वाला, वो भी वैसा, वो नरेंद्र मोदी सिंगल लेके उसको भेज देते हैं कि भाई अमित शाह आप बैटिंग करो, और ये चौके छक्के उड़ाने लगते हैं श्रीकांत की तरह। तो ये 2-3 चीजें। और राहुल गांधी जो फील्डिंग सेट कर रहे हैं, राहुल गांधी दरअसल फील्डिंग सेट कर नहीं पा रहे हैं। वो 12वें 13वें के चक्कर में पड़ जा रहे हैं खिलाड़ी के। वो पानी ले आओ। अब वो आप देखिए, लालू जी स्वयं कह चुके हैं कि मेरा बेटा को मैं देखता था तो बड़ी तकलीफ होती थी कि खाली पानी पिलाता था जाके। याद है ना स्टेटमेंट लालू जी की? तो अगर शुरू हुआ था हाँ, तो अगर क्रिकेट के एनालॉजी से हम समझना चाहें इसको, तो अभी फील्डिंग उस समय फील्डिंग सजाने की स्थिति में है नहीं विपक्ष इस बार। इनके सारे फील्डर जो हैं उनको बहुत ही एक सख्त कोच की आवश्यकता है जो उनको मैदान पर राजनीति करने को सिखा सके। अब आप 16 दिन की बिहार यात्रा पे हैं। मैं तो ये कहता हूं एक पड़ताल होनी चाहिए कि 16 दिन कहाँ रहते हैं, किस प्रकार से रहते हैं। भाई बिहार में ऐसा कोई 5 स्टार होटल तो है नहीं। अगर वो लोगों के बीच तो आपने कहा है तो पता कर देंगे, तो रिपोर्टर कोई भी देखता होगा ना रात में जहां रुक रहे हैं। प्रशांत किशोर की तरह 3 महीने से पांव पैदल तो चल नहीं रहे, थार पे चल रहे हैं। तो ये पद यात्रा क्या कोई प्रभाव पैदा कर रही है? वो उन्होंने कहा कर रही है। बहुत जबरदस्त रिस्पांस है बिहार में ही नहीं पूरे देश में। आज ही बोला हम तो चोरी का हम तो रोज नहीं ये उनके कहने से लग रहा है या सचमुच हो रहा है? राहुल जी को सवाल ना, तो राहुल जी को तो बहुत चीज लगता रहा है। राहुल जी को तो लग रहा है डेमोक्रेसी खत्म हो गई, सारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है सब कॉम्प्रोमाइज हो चुकी हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे चुनाव आयोग हो या कोई और संस्था हो, तो कुछ बचा ही नहीं है। चलिए वो तो बुला के आए यूरोप के लोगों को, अमेरिका के लोगों को, आओ और डेमोक्रेसी बचाओ भारत में। तो उनके हिसाब से तो फिर तो उन्होंने फार्मूला दे तो दिया जो उस दिन आप कह रहे थे परसों 2-3 दिन पहले कि बांग्लादेश वाला फार्मूला ले लो, आजमाया हुआ फार्मूला है, उस पर काम कर लो। देखिए इस क्रिकेट के नॉलेज की बात करते हैं ना, इसकी बांग्लादेश वाली बात हो जाएगी। क्या है भाई, आप राहुल गांधी ने, अगर वो विरोधी टीम के कैप्टन हैं, हर टाइप की बॉल ट्राई कर ली है, स्पिन, बाउंसर, यॉर्कर, सब कुछ, जितने आरोप उन्होंने लगाए, कुछ विकेट गिर नहीं रहा है उससे। अब जो बांग्लादेश वाला है, ये तो वही होता है जब मैच अभी चल रहा हो और ऑडियंस आ जाए, स्टैंड से तोड़ करके नीचे आ जाए। अब तो सर वो लग गया बिगाड़ने के लिए, अब तो वो लग गया, पूरे जाले लग गए सब। तो मतलब वो होना नहीं है, वो तो नहीं हो सकता, वो तो अब यूरोप में भी नहीं। सरकार को घेरने की कैसी रणनीति या पोजीशन की रहती है, उसको एक उदाहरण मैं आप दूं तो आपको समझ में आएगा
कि जैसे मान लीजिए कि हाउस की जो आप कार्रवाई देखते हैं वो तो देखते हैं, हाउस की कार्रवाई के बाद सरकार के जो फ्लोर मैनेजर जिनको कहा जाता है, संसदीय कार्य मंत्री या दूसरे सरकार के बड़े मंत्री, वो अपोजिशन के नेताओं को बुला के बैठ के बात करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, कोई बीच का रास्ता निकाला जा सकता है। तो केशव वेणुगोपाल जो कि कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे हैं राहुल गांधी के बाद हाउस में, हर चीज़ में उनका शेयर रहता है, राहुल गांधी एकदम खासम खास हैं, तो उनसे जब बुला के सरकार के लोग पूछते हैं कि चलिए इसमें आप ऑब्जेक्शन कर रहे हैं क्या, किस बिंदु पे आपको दिक्कत है, तो उनका जवाब उधर से आता है कि मैं इसके खिलाफ हूँ। बोला हाँ ठीक है खिलाफ हैं, लेकिन किन किन प्रावधानों के खिलाफ है, नहीं हमारी पार्टी इसका विरोध करेगी, हम इसके अगेंस्ट में हैं। अच्छा, तो वो इतना होमवर्क भी नहीं होता कि अगर आप सरकार को घेर सको, वैसे प्रावधान को अगर आपको जाना है सरकार के बड़े लोगों के पास तो तैयार करके जाओगे, फिर घेरोगे, फिर ये सोचोगे कि जनता में कौन सा मुद्दा किस रूप में जाएगा, क्या जनता में इको कर रहा है ये सेंटिमेंट कि नहीं कर रहा है। हो सकता है कि वो बहुत सत्य के हिसाब से आपका आरोप हो, जनता के लिए अगर वो इशू नहीं है तो कोई मतलब नहीं है राजनीति में उसका। तो ये सब मिसमैच नजर आता है। दरअसल हो क्या रहा है सर, बैट्समैन जो है वो हेलीकॉप्टर शॉट खेलने का मास्टर है, ठीक है, और आप लगातार उसको ऑफ साइड में बॉल दे रहे हो। अब लगे तो है राहुल जी की विकेट गिर जाए, अभी तो ऐसा हुआ नहीं कम से कम 11 साल में, तो देखिए आगे क्या होता है। सर बहुत शुक्रिया, अब मोदी जी रोज कुछ ना कुछ एक बड़ा मुद्दा दे ही रहे हैं, वो नहीं तो राहुल जी बहुत धन्यवाद। देवेंद्र आपका बहुत शुक्रिया, अरविंद जी आपका प्रोग्राम आने के लिए। कॉफी पर कुरुक्षेत्र में आज इतना ही। कैसा लगा प्रोग्राम बताइएगा कॉमेंट्स में।